नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। आज हम भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो संसार के लगभग सभी प्राणी बोलकर अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसमें मनुष्य अपने सभी भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट कर सकता है, जबकि दूसरे जीव जंतु अपने कुछ ही भाव या विचार प्रकट कर सकते हैं। मनुष्य की आवाज़ अधिक स्पष्ट होती है। हम प्रतिदिन जो कुछ भी बोलते तथा सुनते हैं वही भाषा कहलाती है। अब आपका एक प्रश्न इससे बनता है, भाषा किसे कहते हैं? तो हम प्रतिदिन जो कुछ भी बोलते और सुनते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा हमारे भावों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। हम छोटी छोटी ध्वनियाँ जोड़ के बोलते हैं, ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है और वर्णों के क्रमबद्ध मेल में से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। अर्थात कहने का मीन्स है कि कई ध्वनियों से मिलके वर्ण बनता है और कई वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और कई शब्दों से मिलके एक वाक्य का निर्माण होता है और कई वाक्यों से मिलके अनुच्छेद बनते हैं और कई अनुच्छेदों से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। तो आप समझ ही गए होंगे, एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। कई ध्वनियों से मिलके वर्ण का निर्माण होता है और कई वर्णों से मिलके शब्द का निर्माण होता है और कई वाक्यों से मिलके अनुच्छेद का निर्माण होता है और कई अनुच्छेदों से मिलके भाषा का निर्माण होता है। तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब भाषा के मुख्यतः दो रूप पाए जाते हैं। मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा को समझिएगा। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है मौखिक रूप कहलाता है। जैसा कि पिक्चर में देख ही रहे हो आप लोग कि मोहिनी बेकरी की दुकान पर जाकर कहती है, मुझे एक ब्रेड दो और 2 सैंडविच। तो दुकानदार कहता है, अभी देता हूँ। तो यहाँ मोहिनी बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रही है तथा दुकानदार उसके विचारों को सुनकर समझकर, अतः यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अर्थात भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम मौखिक रूप कहते हैं। अब चलते हैं भाषा के दूसरे रूप में, जो है लिखित भाषा। तो ठीक से सुनिएगा। लिखित भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है लिखित रूप कहलाता है। अब यहाँ समझिएगा मौखिक और लिखित। मौखिक में क्या है, हमारा जो विचारों को सुनकर तथा बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है तो वो मौखिक भाषा कहलाता है, और जो अपने विचारों को लिखकर तथा पढ़कर प्रकट किया जाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। पिक्चर को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसा कि एक टीचर अपने बच्चों को श्याम पट में कुछ लिख के समझा रही हैं। तो टीचर द्वारा श्याम पट में जो कुछ भी लिखा जा रहा है वह भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। भाषा की भाषाएं, लैंग्वेजेज इन इंडिया। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? भारतीय संविधान में 22 लैंग्वेजेस को मान्यता प्राप्त हुई है। कौन कौन से? तो आइए इनको भी समझते हैं। पहला है आपका असमिया, दूसरा गुजराती, मलयालम, संथाली, उड़िया, तमिल, मराठी, बोडो, उर्दू, तेलुगु, मणिपुरी, डोगरी, कन्नड़ा, नेपाली, सिंधी, मैथिली, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृति, कोंकणी, बांग्ला, हिंदी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।
अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लिपि स्क्रिप्ट। तो लिपि बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को साकार रूप देने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। ये ध्वनियाँ चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? वर्णों को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी में देवनागरी में, पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेजी को हम रोमन में, उर्दू को हम फारसी में लिख सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है व्याकरण, ग्रामर। तो सबसे पहले व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को शुद्ध लिखना व पढ़ना व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने तथा शुद्ध बोलने के कुछ नियम होते हैं। ये नियम जिस पुस्तक में संग्रहित होते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो कहने का मीन्स हमारा शुरू में ही बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को शुद्ध पढ़ना व लिखना व्याकरण कहलाता है। तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार तथा तीसरा वाक्य विचार। तो आइए अब हम वर्ण विचार को समझते हैं। वर्ण विचार मुख से निकलने वाली छोटी छोटी ध्वनियों के संकेत या चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, का, खा, गा, घा आदि। तो अब हम चलते हैं दूसरे शब्द विचार में। तो शब्द विचार व्याकरण का दूसरा अंग होता है। एक या अधिक वर्णों के समर्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई वर्णों से मिलकर ये शब्द बनता है और कई शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है और कई वाक्यों से मिलकर संविधान बनता है और कई संशोधन से मिलकर या संविधान से मिलकर हमारा एक क्या बनता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आप पहले ही समझा चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं वाक्य विचार में। तो शब्दों का वह समर्थक या शब्दों का वह सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं आम खरीदे आदि। इसे हम वाक्य विचार कहेंगे। तो चलिए एक बार पुनः हम आपको समझा देते हैं। तो वर्ण विचार, तो मुख से निकली हुई छोटी छोटी ध्वनियों के संकेत या चिन्ह को हम वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार एक या अधिक वर्णों के समर्थक समूह, अर्थात अपने शब्दों में भी कह सकते हो आप, कई वर्णों के समूह को हम शब्द विचार कहते हैं और कई शब्दों के समूह को हम वाक्य विचार कहते हैं और कई वाक्यों के समूह को हम अनुच्छेद कहते हैं और कई अनुच्छेदों से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि आप लोगों का मोटिवेशनल हम तक पहुंचता रहे और हम आप तक ऐसी ही कई वीडियो लाते रहें। तो चलिए अब हम एक छोटा सा आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं कि कितना ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुना है। तो हाँ, पहला प्रश्न है हमारी राष्ट्रभाषा है। दूसरा व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तीसरा अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को सुना है तो इनका आंसर देना चुटकियों का काम है। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।